चलिए, बिहार मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। ये जो क्लासेस हैं जो आज से शुरू होंगी वो होंगी आपकी 11th की क्लासेस। ठीक है, 12th की तो लगभग कंप्लीट हो चुकी हैं, सारी वीडियो अपलोड भी हैं। आज से जो शुरू होने वाली है वो है आपकी 11th की क्लासेस, जिसमें हम लोग सबसे पहले जो टॉपिक है शुरू करने जा रहे हैं वह है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, बहुत ही आसान सा टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो शुरू करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, लेकिन शुरू करने से पहले कुछ चीज़ जो है देख लेते हैं कि आप लोगों को 12th में जो है मैंने कंप्लीट एनसीईआरटी ही कराई थी, लेकिन चूंकि 11th में आपको बोर्ड का एग्जाम तो देना होता नहीं, स्कूल में एग्जाम होती है। ठीक है, तो थोड़ी बहुत जो है एडवांस लेवल की नॉलेज भी होनी चाहिए। आपको बस पढ़ना है, एग्जाम से मतलब नहीं होनी चाहिए 11th के लिए। तो जितने अच्छे से पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपको अच्छा फ़ायदा होगा, क्योंकि 12th में क्या होता है कि बोर्ड में एग्जाम देना है, बोर्ड का 12th बोर्ड है, तो एनसीईआरटी बहुत ही ज़रूरी होती है, क्योंकि एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन यहाँ तो बोर्ड का एग्जाम है नहीं, तो यहाँ पे जितना ज़्यादा नॉलेज हो सके उतना ज़्यादा मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और थोड़ा सा एडवांस लेवल पे भी लेके चलना है इसको। तो इसमें जो बुक फॉलो होगा वो एनसीईआरटी होगा, ठीक है, RS भी होगा, और उसके साथ साथ कुछ असाइनमेंट हम देंगे जिसको बनाना होगा, और वो जरूरी है, बिना उसके बनाए जो है ना अच्छे से कंसेप्ट इसका हो पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो बात करते हैं हम लोग इसके बारे में, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? तो कॉम्प्लेक्स नंबर को समझने के लिए 10th में हम लोगों ने देखा था रियल नंबर। रियल नंबर, ये रियल नंबर क्या होता है? तो रियल नंबर हम लोग ये देखे थे कि कोई भी नंबर x, कोई भी नंबर जिसका स्क्वायर करे और ये क्या मिले, ये मिले पॉजिटिव, है नहीं तो जीरो। जीरो एक्चुअली ले भी सकते हैं, इसको बाद में देख लेंगे जीरो को। मतलब कोई भी नंबर x जिसका स्क्वायर क्या हो, पॉजिटिव हो, तो वो क्या होता था, रियल नंबर। जैसे 2 का स्क्वायर करें तो 4 हो रहा है, इसका मतलब ये जो 2 है वो 2 कैसा नंबर है, रियल नंबर है। अगर हम -2 का स्क्वायर करें तो ये कितना आएगा, 4 आएगा। इसका मतलब -2 भी कैसा नंबर है, रियल नंबर है। ठीक है, अगर हम √2 का स्क्वायर कर लें तो ये भी कितना मिलेगा, 2। इसका मतलब √2 जो है वो भी कैसा नंबर है, रियल नंबर है। अच्छा, इसका मतलब 1/2 कैसा नंबर होगा, तो 1/2 का स्क्वायर करके देखेंगे, और 1/2 का स्क्वायर जब करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4। अब ये जो है ये भी तो पॉजिटिव ही, नेगेटिव थोड़ी आ रहा है। इसका मतलब 1/2 भी कैसा नंबर है, रियल नंबर है। तो जब रियल नंबर का डिफिनेशन ये है कि कोई भी नंबर जिसका स्क्वायर करे वो पॉजिटिव हो जाए, वो क्या नंबर होगा, रियल नंबर होगा। तो हम जो बात करने जा रहे हैं वो है क्या, मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर। तो एक चीज ऐसा है कि दुनिया में हर चीज का या तो पॉजिटिव है तो उसका निगेटिव भी होता है। तो अगर कोई नंबर रियल है तो उसका उल्टा भी होगा, इमेजिनरी। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ नंबर ऐसा है जो क्या है, रियल नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई ऐसा नंबर है जो रियल नहीं है, मतलब जिसका स्क्वायर करेंगे और वो पॉजिटिव नहीं होगा। जैसे सपोज करता है कि इक्वेशन लेते हैं x² + 1 = 0। कॉम्प्लेक्स नंबर को देखेंगे बाद में, पहले हम रियल और इमेजिनरी के कंसेप्ट को समझते हैं, क्योंकि ये दोनों अगर समझ में नहीं आएगा तो कॉम्प्लेक्स समझ में नहीं आएगा। तो रियल तो हम लोग 10 तक पढ़ के आए थे कि कोई भी नंबर जिसका स्क्वायर करे पॉजिटिव हो गया, मतलब वो नंबर कैसा है, रियल है। यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं x² + 1 = 0। +1 के पहले एक -1 लेते हैं, x² - 1 = 0। अगर हमको इसको सॉल्व करना हो, x² - 1 = 0, तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे बड़ी आसानी से कि x² - 1 है तो a + b, और इस तरीके से a² - b² तो a - b + b करके यहाँ से आ जाएगा x - 1 भी 0 हो गया, नहीं तो x + 1 क्या होगा, 0। तो ये दे देगा x = 1 और ये दे देगा x = -1। मतलब यहाँ पे दो वैल्यू मिल रहा है, 1 और -1। अच्छा, ये दोनों वैल्यू जो मिला इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर हम इस इक्वेशन में x की जगह 1 रखते तो 1 के स्क्वायर -1 के स्क्वायर, तो ये 0 जो था वो आ जाता, मतलब उसको सेटिस्फाई कर रहा है। अगर हम x की जगह -1 रखेंगे ना तो भी इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। रख के देखते हैं, तो अगर हम -1 रखेंगे तो -1 के स्क्वायर भी 1 होगा, और ये 1 ही है। 1 - 1 कितना है, 0। मतलब ये हुआ कि जो वैल्यू निकाल के लाए हैं x का वैल्यू 1 और -1, अगर हम इसको इसमें रखें तो वो 0 के बराबर देगा, मतलब सेटिस्फाई करेगा, मतलब LHS और RHS इक्वल होगा। अच्छा, सेम ऐसा ही क्वेश्चन लेते हैं, x²
एक्स स्क्वायर और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब बताना है कि x का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, x का हम क्या वैल्यू रखें ताकि ये जो है इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई कर सके। तो अगर हम x का वैल्यू 1 रखते हैं, अगर हम x का वैल्यू कितना रखते हैं 1, तो 1 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 1 ही रहेगा। प्लस में 1, ये तो 2 आ रहा है, 0 तो आ नहीं रहा है। इसका मतलब x का वैल्यू 1 जो है इसका ये जो इक्वेशन था उसका वो सॉल्यूशन नहीं है, मतलब उसका जो रूट है वो नहीं आने वाला, उसका 0 नहीं है ये x इक्वल टू 1, क्योंकि उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब x इक्वल टू 1 जो है ये सही आंसर नहीं। तो सही आंसर क्या होगा इसका, तो अगर हम इसको लिखें, अच्छा एक चीज बताओ कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो है 0 कब होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो है वो 0 कब होगा, तो 0 तभी ना होगा जब इसका वैल्यू कितना हो, -1 हो। एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो है 0 कब होगा, तो 0 तभी होगा जब एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना हो, -1 हो, क्योंकि ये -1 और ये +1 यही दोनों मिलकर 0 बनाएगा। अब याद यहाँ हमको ये चीज करना है कि एक्स स्क्वायर कोई भी ऐसा नंबर है जो कि होना कितना चाहिए, -1 के बराबर, तभी जाके ये इक्वेशन क्या हो पाएगा, 0। क्योंकि अगर हम एक्स स्क्वायर -1 नहीं दे पाते हैं तो -1 और +1 अगर कुछ और हो गया, -1 के अलावा कुछ और आ जाए तो 0 नहीं कर पाएगा। इसका मतलब हमको ऐसा x का ऐसा वैल्यू चाहिए जिसका स्क्वायर करने पे क्या दे दे, -1 दे दे। और अभी हम लोग देखे थे कि x का अगर स्क्वायर करते हैं अब वो पॉजिटिव होता है तो वो कैसा नंबर होता है, रियल नंबर। कोई भी नंबर जिसका स्क्वायर क्या हो, पॉजिटिव हो तो रियल होगा। और यहाँ कोई नंबर ऐसा है जिसका स्क्वायर करते वो निगेटिव दे देता, इसका मतलब ये जो नंबर है वो रियल मिलने वाला नहीं है। और रियल नंबर हमको पता है कहाँ से कहाँ तक था, -∞ से +∞ के बीच में ऐसा कोई भी नंबर नहीं है मेरे पास कि जिसका स्क्वायर करें वो क्या आ जाए, -1 आ जाए। दुनिया में ऐसा कोई नंबर नहीं है रियल वाले फील्ड में जिसका हम स्क्वायर करें वो कितना दे दे, -1 दे दे, ऐसा कोई नंबर ही नहीं है। तो इसीलिए हमको क्या करना पड़े, एक नया नंबर, इमेजिनरी नंबर इंट्रोड्यूस करना पड़ा, ऐसा नंबर जो रियल नहीं हो कि जिसका हम स्क्वायर करें तो -1 भी आ सके। ठीक है, तो इमेजिनरी का जरूरत क्यों पड़ा, तो इमेजिनरी का जरूरत इसलिए पड़ा कि इस टाइप के इक्वेशन में जहाँ पे रियल सोल्यूशन नहीं मिल पाता है, रियल रूट नहीं मिल पाता है, तो उसका आंसर कैसे निकाले, कैसे उसको सॉल्व करें। तो ऐसा कोई नंबर हम लोग चाह रहे हैं जो कि रियल नहीं हो, कि जिसका स्क्वायर करे वो क्या दे दे, -1 दे दे। अब दिक्कत ये था कि ऐसा कोई नंबर तो मिल नहीं रहा है रियल में, तो हम क्या कहाँ से नंबर लेके आए कि जिसका स्क्वायर हो -1 आ जाए। तो हम लोग क्या किए, अपने मन से एक नंबर मान लिए i। क्या मान लिए अपने मन से एक नंबर माने हैं i। अब i ही क्यों माने, क्योंकि रियल का तो मिल नहीं रहा था, मिल तो रहा इमेजिनरी का, इमेजिनरी नंबर चाहिए हम लोग को। तो हम लोग अपने मन से क्या मान लिए, एक नंबर मान लिए हैं i। और i एक ऐसा नंबर है कि जिसका स्क्वायर करेंगे ना, i एक ऐसा नंबर है कि जिसका स्क्वायर करें तो ये कितना देना चाहिए, -1। क्योंकि सबसे बड़ा दिक्कत वही कर रहा था, एक्स स्क्वायर कितना आ गया था, -1 आ गया था। तो हमको तो पता ही नहीं चल रहा था कि एक्स स्क्वायर -1 नंबर क्या मिलेगा। तो हम लोग क्या किए, एक्स को हटा के अपने मन से एक नंबर मान लिए i, कि i एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, वो -1 आएगा। ये माना हुआ चीज है, इसका कोई प्रूफ नहीं है कितना ही क्यों होता है। i जो है एक माना हुआ नंबर है, क्योंकि उनको कोई नंबर मिल नहीं रहा था रियल में, तो हम लोग अपने मन से एक नंबर माने हैं i कि जिसका स्क्वायर करे वो कितना आ जाए, -1। अब क्योंकि i इसलिए माने थे क्योंकि इमेजिनरी पढ़ रहे हैं और इमेजिनरी का पहला लेटर क्या होता है, i, इसलिए इसको i माने। अब i को ग्रीक में जो है ना, इसको आयोटा पढ़ा जाता है। i को क्या पढ़ा जाता है ग्रीक में, जैसे अल्फा बीटा गामा है, वैसे ही i को वहां पे क्या पढ़ते हैं, आयोटा। तो हम लोग इस i को आयोटा के नाम से भी जानते हैं। लेकिन i जो था वो आया कहाँ से आया हुआ है, ये इमेजिनरी का जो पहला लेटर है वहां से आया हुआ है। तो i जो है आयोटा, तो आयोटा का जो स्क्वायर है वो कितना के बराबर है, -1। तो माना हुआ चीज है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आयोटा जो होगा वो कितना हो जाएगा, रूट में -1 प्लस माइनस दोनों होगा। i इसको तो -1 माने हैं, इसका मतलब i जो है, i कितना होने वाला है, √-1 होने वाला है। तो अगर हमसे कोई पूछे कि बताओ i का वैल्यू क्या होगा, तो हम क्या कहेंगे, √-1। ठीक है ना, i का कोई वैल्यू पूछे तो क्या कहेंगे, √-1 कहेंगे। ठीक है, ये चीज माना हुआ था। अब इस पे जो है हम लोग बहुत कुछ निकाल सकते हैं। जैसे अगर हमको निकालना हो कि i के पावर 4 अगर हो कहीं पे क्वेश्चन में और पूछे कि बताओ इसका वैल्यू क्या होगा, i के पावर में कितना है, 4 है, और इसका वैल्यू क्या होगा, तो कैसे बताएंगे हम लोग इसका वैल्यू। तो i के पावर 4 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो i के पावर 4 को हम i² और इंटू में i² लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। i के पावर 4 को i² इंटू i² तो लिखा जा सकता है। अब ये देखो कि i² जो है कितने के बराबर है,
तो -1 के बराबर है। ये भी आई स्क्वायर कितने के बराबर, तो -1 के बराबर। और दोनों गुना हुआ तो कितना मिल गया, 1। इसका मतलब ये हुआ कि i के पावर 4 जहां भी दिखाई दे क्वेश्चन में, हम उसके जगह पे कितना लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। अच्छा, ऐसे ही अगर हमको क्वेश्चन ये मिले कि बताओ i के पावर 6 का वैल्यू क्या होगा, i के पावर में 6 है, इसका वैल्यू क्या होगा, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई स्क्वायर और इंटू में आई स्क्वायर। 3 बार 2, 2 और 2 मतलब 3 बार 2 मतलब 6 हो गया। अब ये बताओ आई स्क्वायर का वैल्यू हम लोग क्या मान के चले थे, -1, तो ये हो गया -1, फिर से -1 और फिर से -1, ये तो -1 ही रह गया। इसका मतलब क्वेश्चन में कहीं भी अगर i के पावर 6 दिखाई दे तो उसके जगह पर हम क्या रख सकते हैं, वैल्यू -1 रख सकते हैं। इसका मतलब हम सिर्फ इसको माने थे, आई स्क्वायर को माने थे, तो इसके हेल्प से हम बहुत कुछ निकाल सकते हैं। अब मान लो निकालना है हमको i के पावर 3 का वैल्यू क्या होगा, i के पावर 3 है, आई क्यूब है, इसका वैल्यू क्या होगा, तो आई क्यूब को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई स्क्वायर और इंटू आई लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ये जो आई स्क्वायर है वो क्या है, ये तो -1 था और साथ में कितना है आई, तो -1 से जब आई में गुना होगा तो कितना बनेगा ये, तो -i बन गया। कितना बन गया ये, -i बन गया। इसका मतलब आई क्यूब का वैल्यू हम लोग कितना निकाल दिए, तो -i आ गया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि अगर कहीं भी, ठीक है यहाँ लिख लेते हैं, डिफिनेशन पे नहीं जाएगा ज्यादा, ठीक है ना। जैसे i के पावर अगर 1 कहीं भी दिखाई दे तो उसको कितना लिखना है, i, या फिर इसको रूट में -1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। और आई स्क्वायर अगर दिखाई दे तो कितना मान के चले थे हम लोग उसको -1, और आई क्यूब को भी निकाले थे, आई क्यूब, तो आई क्यूब को कैसे निकाल रहे हैं, तो आई स्क्वायर इंटू आई लिखे, आई स्क्वायर -1 है, साथ में आई है, तो ये मिल जाएगा कितना, -i। और i के पावर 4 निकालना होगा तो आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर -1, ये भी -1, दोनों गुना होकर बन गया +1। यहाँ तक में कोई दिक्कत है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया 4 i का वैल्यू, आई स्क्वायर का वैल्यू, आई क्यूब का वैल्यू और i के पावर 4 का वैल्यू। अब देखो इसके हेल्प से हम दुनिया का कुछ भी रहे ना उसको निकाला जा सकता है, कुछ भी निकाल सकते हैं, i के पावर में कुछ भी रहे वो निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे अब हम निकालना चाह रहे हैं i के पावर 5 का वैल्यू क्या होगा, तो i के पावर 5 का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको i का पावर 4 और इंटू में i कर सकते हैं कि नहीं, i के पावर 4 इंटू में i। ऐसा इसलिए किया ना क्योंकि हम देख रहे हैं कि i के पावर 4 का वैल्यू तो 1 है, i के पावर 4 का वैल्यू कितना है, 1 है, ठीक है। तो हम इसको क्या कर लेंगे, 1 लिख लेंगे इसके जगह पे, और ये i है तो i ही रहने देते हैं, इतना नहीं लिखते हैं, कैलकुलेशन अजीब लगता है लिखने में। तो सिर्फ अगर i के पावर में 1 है ना तो उसको i ही लेके चलेंगे। अब 1 में i से गुना करेंगे तो कितना बन जाएगा, i बन जाएगा। इसका मतलब i5 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, i लिख सकते हैं। अच्छा, ऐसे ही अगर हम i के पावर 6 का वैल्यू निकालना चाहें तो कितना लिखेंगे, तो i के पावर 6 है इस बार, i के पावर में कितना इस बार 6 है, तो i के पावर 6 को फिर से लिखते हैं, i के पावर 4 गुना में i के स्क्वायर। अब ये पूछो कि i के पावर हम 4 ही बार क्यों ले रहे हैं, 3 क्यों नहीं ले रहे हैं, तो 4 इसलिए लेके चल रहे हैं कि i के पावर 4 का वैल्यू 1 है। अब 1 के साथ गुना भाग करने में क्या होता है, सुविधा होता है कि सीधे इसको हटा देंगे, 1 है तो i के पावर 4 तो 1 था, और i स्क्वायर देखो कितना है, -1, और 1 में -1 से गुना होगा तो -1। ऐसे ही अगर i के पावर 7 का वैल्यू निकालना हो तो क्या करेंगे, i के पावर 7 बराबर, तो i के पावर 4 और इंटू में i के पावर 3, i के पावर 4 तो 1 है, और i क्यूब कितना होगा, तो -i, ये हो गया -i। वैसे ही अगर i के पावर 8 निकालना हो तो i के पावर अगर 8 निकालना हो तो कैसे निकलेगा, i के पावर 8 है तो i के पावर 4 फिर से i के पावर 4, तो ये 1 गुना 1 तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग i के पावर 5 से लेकर i के पावर 8 तक निकालते हैं। अगर मान लो हमको i के पावर 9 निकालना हो, कैसे निकालेंगे, i के पावर कितना निकालना है, 9, तो क्या करेंगे इसको, i का पावर 4 फिर से 4 और इंटू में i, 4 4 8 और 1 9। अब i का पावर 4 तो 1 है, ये भी 1 है, और ये i जैसा है, i ही रह जाएगा। तो कुल मिला के जो वैल्यू आया, इसका जो आंसर आया कितना आया, i रह गया। इसका मतलब i के पावर अगर 9 दिखाई दे तो उसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, i लिख सकते हैं। अगर i के पावर 10 का निकालना हो, i के पावर कितना का, 10 का, तो क्या करेंगे इसको, i के पावर 4 4 8 और 2 10। अब ये देखो i के पावर 4 तो 1 होता है, ये भी 1 होता है,
और आई स्क्वायर कितना होता है -1 होता है। अब ये तीनों अगर गुना होगा तो 1 गुना 1 गुना -1 बराबर कितना होगा -1 आएगा। अगर हम निकालना चाह रहे हैं आई के पावर 11 का वैल्यू, तो आई के पावर 11 कितना हो जाएगा, तो आई के पावर 4 4 8 और 3 11, तो ये 1 गुना आई के पावर 3, तो आई के पावर 3 कितना है, तो माइनस आई है। तो कुल मिला के इसका जो वैल्यू आने वाला वो कितना आएगा, -i ही रह गया। ऐसे ही अगर हम आई के पावर 12 का वैल्यू निकालना चाह रहे हैं तो कैसे निकलेगा ये 12 बराबर, तो 4 4 8 और 4 12, i4 1, ये भी 1 और ये भी 1, 1 गुना 1 बराबर 1। तो इस तरीके से हम वैल्यू क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब अगर मान लो क्वेश्चन मिल गया आई के पावर 13 का निकालने का, तो फिर से हम वही करेंगे, 4 4 8 4 12 और साथ में 1 आई। लेकिन अब मान लो क्वेश्चन ऐसे दे दिया आई के पावर 2007, तो हम इसको आई के पावर 4 4 4 थोड़ी चलेंगे, इतना थोड़ी चलना है। कुछ नियम बनाएंगे जिससे हम कितना भी बड़ा क्वेश्चन है एक ही बार में निकाल सके। अब नियम क्या है, ध्यान से देखोगे तो दिख जाएगा, यहाँ भी आई है, यहाँ भी आई है, यहाँ भी आई है, यहाँ -1 यहाँ -1 यहाँ -1, यहाँ -i, ये भी 1 है, ये भी 1 है और ये भी 1 है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 से लेके 4 तक, ठीक है, 1 से लेके 4 तक, फिर 5 से लेके 8 तक और 9 से लेकर के 12 तक वैल्यू बिल्कुल सेम दे रहा है। जो वैल्यू 1 का था वही 5 का है, वही 9 का है, जो 2 का है वही 6 का है, वही 10 का है, 3 का है 7 का है, 11 का है, 4 का है 8 का है, 12 का है। मतलब 4 4 के बाद खुद क्या करता है, वो रिपीट करता है। ये चारों देखो इस चारों के बराबर, फिर ये चारों, मतलब 4 4 के बाद वैल्यू क्या होता है, खुद को रिपीट करना है। इसका मतलब अगर हमको क्वेश्चन ये निकालना है आई के पावर 25, तो हम क्या करेंगे ना, इसमें 4 से डिवाइड करेंगे। कितना से डिवाइड करेंगे, 4 से। 4 से ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देख रहे हैं 4 के बाद खुद को रिपीट कर रहा है। ये चारों वैल्यू, ये चारों फिर सेम आ गए, फिर चारों, फिर इसके बाद के चारों, मतलब पावर में कुछ भी रहे डिवाइड कितना से करना है, 4 से। कितना से डिवाइड करेंगे इसको, 4 से। तो आई के पावर 25 है, 25 में हम लोग कर रहे हैं 4 से डिवाइड, तो शेष कितना मिला, 1। ये 6 हो गया, ये 4 और यहाँ 1 है। मतलब आई के पावर 25 जो है, आई के पावर 25 ये कैसे लिखा जाएगा, ये कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, आई के पावर 4 के पावर में 6 और गुना में आई के पावर में जो शेष है ऐसे ही लिखेंगे ना, 4 गुना 6 24 प्लस 1 25। अब देखो इससे कोई मतलब नहीं, इससे कोई मतलब क्यों नहीं है, क्योंकि ये आई के पावर 4 है और आई के पावर 4 होता कितना 1। अब 1 को 6 बार गुना करें, चाहे 60 बार चाहे 6000 बार, ये होगा कितना, एक ही रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो इसीलिए हमको इसको देखना ही नहीं, देखना बस किसको है, जो शेष बच रहा था ना बस उसी को देखना, बाकी किसी को देखना नहीं है। इसका मतलब पावर में कुछ भी रहे उसको हम कितना से भाग देंगे, 4 से, और शेष कितना बच रहा है बस उसी को देखेंगे। ये भागफल ये सबसे कोई मतलब ना है, मतलब किससे, सिर्फ कि शेष कितना बच रहा है। तो जितना शेष बचेगा उसी को हम वैल्यू निकाल कर लिख देंगे। तो यहाँ 1 बचा था तो आई के पावर 1 बराबर आई रह गया। इसका मतलब अगर आई के पावर 25 है तो उसका आंसर कितना होगा, सिर्फ आई होगा। ये चारों बिल्कुल याद होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे क्वेश्चन मान लो आई के पावर में निकालना है 95, इसका वैल्यू बताना है, बताओ कितना होगा आई के पावर 95। तो हम क्या करेंगे, कितना से भाग देंगे इसमें, हम क्या करेंगे इसमें, आई के पावर 95 है तो पावर कुछ भी रहे कितना से भाग देना है, 4 से। तो 95 में भाग देते हैं 4 से, 4 गुना 8 4 तिया 12, 15 में से 12 गए कितना बचा 3। हमको ये सबसे कोई मतलब नहीं है, मतलब सिर्फ किससे है कि शेष कितना बचा, तो 3 बचा। तो हम लिख लेंगे आई के पावर में 3, और आई के पावर 3 का वैल्यू देखो तो कितना है, -i हो गया आंसर इसका -i। ऐसे ही पावर में कुछ भी रहे सिर्फ किसको देखना, शेष को देखना। अच्छा एक और क्वेश्चन, मान लो यहाँ पे 64 लिखा हुआ, कितना होगा वैल्यू इसका, तो आई के पावर 64 है, भाग देना हमको 4 से, ये तो सीधे 16 से कट जाएगा 64, शेष तो 0 बचा, मतलब आई के पावर 0। अब कोई भी संख्या के पावर 0 होता है तो आंसर कितना देता है 1, इसका मतलब इसका आंसर होगा 1। कहने का मतलब ये था कि पावर में कुछ भी रहे भाग किससे देना है, 4 से। अब देखना किसको है, शेष को देखना है, किसको देखना, सिर्फ शेष को देखना है, ठीक है। तो इसको अगर हम मैथमेटिकल रूप में लिखेंगे ना तो कुछ इस तरीके से लिखा है, आई के पावर n बराबर आई के पावर 4a प्लस b, तो आई के पावर b, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे केस पहला कि इफ
b बराबर 0, देन i के पावर n जो हो जाएगा ना, i के पावर 0 होगा, इसका वैल्यू कितना मिलेगा 1। केस सेकेंड क्या है कि अगर b का वैल्यू 1 आ जाए तो i के पावर n जो होगा वो i के पावर 1 के बराबर होगा, जो कि रह जाएगा i के बराबर। केस 3 में क्या लेते हैं, अगर b 2 हो जाए तो i के पावर n जो क्वेश्चन था वो हो जाएगा i का स्क्वायर, अब वैल्यू दे देगा -1। और अगर b जो हो जाए 3 हो जाए तो i के पावर n जो है वो हो जाएगा i के पावर 3, वैल्यू आ जाएगा -i, और ये हो जाएगा 4 हो गया। 5वां, अगर b 4 हो जाए तो 4 तो होगा ही नहीं क्योंकि हम 4 से भाग दिए तो 4 का विशेष बचता है नहीं। तो अब इसको समझिए क्या लिखें, ये लिखें क्या चीज़ है, ध्यान से समझना। जैसे क्वेश्चन एक हम लोग देखे थे i के पावर 25, तो हम लोग क्या किए थे, इसको 4 से भाग दिए थे, तो 4 गुना 6 अब प्लस में 1 था, 4 से 24 1 25, तो ये जो 4 है ना वही यहाँ पे 4 n के जगह पे मान लो कितना लिखा था 25, इसको 4 से भाग दिए तो कुछ इस तरीके से ही लिखाया है, 4a प्लस b के रूप में लिखाया है, जहाँ पे a का वैल्यू 6 है, b का वैल्यू 1 है। तो हमको इससे कोई मतलब है, 4a से कोई मतलब है, कोई मतलब नहीं, सिर्फ इसको देखना था, b को देखना था कि कितना शेष बचा हुआ है, ठीक है। तो सीधा सीधा हम i के पावर में जो भी यहाँ बचेगा उसी को लिख लेंगे। अब देखो अगर b 0 हो जाए, मतलब मान लो कि शेष नहीं बचे, जैसे 64 वाले में था 4 से भाग दिए शेष कुछ भी नहीं बचा, तो अगर शेष 0 हो जाए मतलब b जो है 0 हो जाए, b कितना हो जाए 0, तो अगर b 0 हो जाता है तो मतलब i के पावर 0 होगा आंसर, और i के पावर 0 कितना के बराबर होगा 1, तो कंप्लीट का आंसर कितना हो जाएगा 1। अगर क्वेश्चन में मान लो भाग दिए 4 से, शेष मतलब कितना होता है, b का वैल्यू कितना बच रहा है 1, तो आंसर कितना लिखेंगे i के पावर में 1, और i के पावर 1 कितना हो गया i ही रह जाएगा। अगर शेष 2 बचेगा तो i का स्क्वायर लिखेंगे, और i का स्क्वायर का वैल्यू कितना लिख देंगे -1। अगर शेष 3 बचेगा तो i के पावर 3 लिखेंगे, अब वैल्यू हो जाएगा कितना उसका माइनस में i, ठीक है। इसको लिख लो, स्क्रीनशॉट लेके लिखते रहना या फिर वीडियो को पॉज कर लोगे और लिखते रहोगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखते हैं, i के पावर में है 63, i के पावर में है 64, और i के पावर में है 68, 68 की जगह लेते हैं 70। बताना है इसका वैल्यू कितना होगा, i के पावर में 63 गुना i के पावर में 64 गुना i के पावर में 70। तो हम क्या करेंगे, बारी बारी से तीनों को निकालेंगे या फिर सबको एक साथ जोड़ के निकालेंगे, तो हम पहले जोड़ के निकालते हैं। चलो, तो पता होगा ना कि जब बेस जो है समान हो और गुना में हो तो पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। तो 63 प्लस 64 प्लस 70, ये हो जाएगा i के पावर में 4 3 7, 7 6 13 6 19, 197। अब ये जो पावर में आया है 197, तो कैसे बनाएंगे, तो 4 से भाग देंगे इसमें, तो 197 में हमको भाग देना है कितना से, 4 से, तो 4 चौका 16, 3 पर 7 37, 4 9 36, शेष कितना बचा, 1 बचा। शेष कितना बचा है 1, मतलब सीधा सीधा इसको हम लिख लेंगे i के पावर में 1, जो कि रह जाएगा i के बराबर। मतलब पावर में रहे कुछ भी करना है उसमें 4 से भाग, देखना है कितना रिमाइंडर बच रहा है, कितना शेष बचा रिमाइंडर, अब उसी को हम पावर में रख लेंगे। यहाँ 1 रिमाइंडर था तो i के पावर 1 आ गया, वैल्यू y मिली। अगर 2 हो तो i के पावर स्क्वायर करते, अगर 3 बचता तो i के पावर 3 करते, 4 तो कोई बचेगा नहीं क्योंकि हम 4 से भाग दे रहे तो 4 शेष बचेगा नहीं, बचेगा क्या, तो कुछ नहीं बचेगा, नहीं तो 0 तो मतलब 1 बचेगा, ना तो 2, ना तो 3 बचेगा। इस तरीके से क्वेश्चन हम बना सकते हैं, ठीक है। अब इसमें दिक्कत क्या है कि 4 से भाग तो देना ही है, लेकिन अगर मान लो क्वेश्चन बहुत बड़ा मिल जाए, जैसे ये मिल गया क्वेश्चन i के पावर में 9473003952, अब मान लो इसका निकालना है हमको, कैसे निकालेंगे इसका, तो देखो 4 से भाग देना है, तो ऐसा नहीं कि अब हमको पूरा में भाग देना होगा 4 से, नहीं, 4 से विभाज्यता का नियम, डिविजिबिलिटी का रूल क्या है कि सिर्फ लास्ट 2 अंक में 4 से भाग देना है, सब में भाग नहीं देना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि 4 से भाग देना तब कुछ भी मिल जाए हमको भाग देते 4, नहीं, सब में नहीं देना, इतना बड़ा कौन भाग देगा, नहीं देंगे। इसका नियम क्या होता है, 4 से अगर डिवाइड करना है ना तो सिर्फ अंतिम 2 अंक में डिवाइड करो, क्वेश्चन सॉल्व, तो लास्ट 2 अंक में हम डिवाइड करते हैं, इसको भूल जाते हैं, इससे कुछ भी मतलब नहीं, कुछ भी दिया रहे, आम रही मिली कुछ भी दिया हो, हमसे उससे मतलब नहीं, मतलब किससे है, सिर्फ लास्ट वाले 2 अंक से। 52 था तो i के पावर में 52 लिखेंगे डायरेक्ट, जैसे बनाते थे वैसे बनाएंगे।
4 से भाग दे रहे हैं, शेष कुछ भी नहीं बचेगा क्योंकि 4 गुना 13 52 52 हो गया, शेष कुछ भी नहीं बचा, 0 बचा, तो आई के पावर 0 हो जाएगा 1। इसका आंसर हो गया 1। क्वेश्चन है दूसरा, बताओ क्या करेंगे। इससे कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं, सिर्फ अंतिम 2 अंक जो है उससे मतलब है। 3 2 है तो आई के पावर में 3 2 लिखेंगे, और आई के पावर 3 2 अगर है 4 से भाग दोगे तो शेष तो कुछ भी नहीं बचेगा क्योंकि 4 गुना 8 32, शेष कुछ भी नहीं बचा, तो आई की पावर 0 कितना होगा 1 होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। बताओ कैसे बनाओगे। तो इनसे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ अंतिम 2 अंक देखना है, सबको नहीं देखना, अंतिम में सिर्फ 2 को अंक जो है इकाई और दहाई, मतलब ये क्वेश्चन है आई के पावर 0 9। अब 0 9 लिखे चाहे 9 लिखे बात तो बराबर है, और आई के पावर 9 है, 4 से भाग देना है तो शेष कितना बचेगा, 1 बचेगा कि नहीं बचेगा, 9 है 4 से भाग देना है तो 4 गुना 2 8, शेष बचा 1, तो आंसर बचेगा आई के पावर 1 जो कि होता है किसके बराबर, आई के बराबर। मतलब पावर में पॉजिटिव कुछ भी रहे, ठीक है, देना हो उसमें 4 से भाग, जो शेष बचेगा ना वही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो जब पॉजिटिव पावर देख ली तब देखते हैं निगेटिव पावर। सपोज करो आई के पावर -9 है, अब इसको निकालना, कैसे निकालें, जैसे पॉजिटिव निकलता था वैसे ही निगेटिव निकलेगा। हमको निकालना है आई के पावर -9 का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो इसको निकालने से पहले जो है ना 2 चीज सीखते हैं। क्या सीखते हैं कि अगर 1 के नीचे 1 आएगा तो 1 ही रहता है, कोई दिक्कत है इसमें। अब 1 के नीचे अगर -1 आएगा तो कितना का लिखेंगे इसको, -1 ही लिखेंगे। और अगर 1 के नीचे में आई आ जाए तब क्या करेंगे, तो अगर कहीं 1 के नीचे में आई आए तो बनाने का तरीका है इसको आई से गुना और आई से भाग करते हैं। क्या करते हैं, इसको आई से गुना करते हैं और आई से भाग देते हैं, तो ये ऊपर में तो आई रह जाता है लेकिन नीचे में हो जाता है आई का स्क्वायर। अब ये कुल मिला के हो जाता है आई बटा -1 और ये आ जाता है माइनस में आई। मतलब क्वेश्चन में अब कहीं भी 1 बाई अगर आई दिखाई दे तो हम इसको लिखेंगे माइनस आई। कितना लिखेंगे, माइनस में आई लिख लेंगे डायरेक्ट। हाँ, और अगर 1 बटा में माइनस आई दिखाई देगा तो उसको आई लिख लेंगे। अगर 1 के नीचे में आई है तो माइनस आई के बराबर होगा, और 1 के नीचे में अगर माइनस आई है तो आई के बराबर होगा। ठीक है, ये डायरेक्ट हम यूज कर सकते हैं, और नहीं तो अगर नीचे में आता है 1 बाई आई तो आई से गुना भाग करके बनाएंगे इसको, और अगर याद है तो डायरेक्ट भी इसका यूज कर सकते हैं। तो क्वेश्चन था आई के पावर -9, इसको बनाना है कि इसका वैल्यू कितना आएगा। तो बनाने का तरीका क्या है, तो पावर नेगेटिव है तो हम इसको नीचे लाएंगे और तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा। और जब पावर पॉजिटिव हो गया तो अभी तक जैसे सीख रहे थे इसे बना रहे थे वैसे ही बनाना है इसको। तो आई के पावर 9 है, बताओ कैसे बनाओगे। तो 9 है 4 से भाग देंगे, शेष 1 बचेगा, तो आई के पावर 1 जो कि बच गया आई। तो इसका आंसर होगा कितना, 1 बटा आई। लेकिन 1 बटा आई को हम कितना लिखते हैं, माइनस आई। क्यों लिखते हैं इतना, क्योंकि हम इसको जब आई से गुना भाग करते हैं तो ऊपर में आई बचता है, नीचे में आई स्क्वायर जो कि -1 होता है, और इसी को बना देता है माइनस आई। तो इसका जो वैल्यू दिया वो कितना आया, माइनस आई के बराबर। तो इस तरीके से अगर पावर निगेटिव भी रहे तो भी हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व करके बना सकते हैं। जैसे अगर क्वेश्चन लेते हैं आई के पावर -37 है, इसको करना है सॉल्व। कैसे करेंगे सॉल्व, बताओ। आई के पावर -37 को, तो पावर तो निगेटिव है तो इसको लाएंगे नीचे और ये हो जाएगा पावर में 37। अब ये पॉजिटिव हो गया, 4 से भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा, रिमाइंडर बताओ। 37 है, 4 से डिवाइड करोगे, 4 × 9 36, रिमाइंडर बचा 1, तो ये तो आई ही रह गया। अब 1 बाई आई सॉल्व कैसे करेंगे इसको बताओ। तो आई से गुना आई से भाग, तो ऊपर में आई हो गया, नीचे में आई इंटू आई के स्क्वायर, ये हो जाएगा आई बटा -1, तो जो कि रह गया कितना, माइनस आई के बराबर। मतलब पावर में पॉजिटिव रहे चाहे निगेटिव रहे, क्वेश्चन हम क्या कर सकते हैं, अच्छे से बना सकते हैं। तो अब जो है कुछ क्वेश्चन जो है बनाना है, ठीक, कुछ क्वेश्चन है जिसको बनाना है। जैसे आई के पावर 37, आई के पावर 93, आई के पावर 401, आई के पावर 203। अब इसको करना है सॉल्व। कैसे करेंगे सॉल्व, तो हम यहाँ तो आई है, सबको एक साथ कैलकुलेट करके ये दोनों इंटू में है तो पावर ऐड होगा, ये दोनों इंटू में है तो पावर ऐड होगा, फिर ऊपर नीचे आई है तो पावर को डिवाइड कर लेंगे, उतना करके बना सकते। लेकिन अगर किसी का हमारे एकदम इतना ना करें, 4 से डिवाइड करके बनाए तो कर वो भी बना सकता है।
तो इसको अगर सॉल्व करेगा 37 है, 4 से डिवाइड करेंगे शेष कितना बचेगा 1, ये तो रह गया आई। यहाँ है 93, 4 से डिवाइड करो तो 4 इंटू 23 हो जाएगा 92, कितना रिमाइंडर दिया 1, ये भी रह जाएगा आई। 401 है, हमको तो इसको देखना ही नहीं, सिर्फ लास्ट में जो 2 अंक है उसी को देखना होता है, 01 को, तो आई के पावर 1 बचा, तो आई के पावर 1 तो वही रह गया, इससे कोई मतलब नहीं। 03 मतलब आई के पावर 3, और आई के पावर 3 होता कितना है, तो माइनस आई होता। अब आई से आई घटा, ई से आई घटा, कितना बचा -1। मतलब क्वेश्चन कुछ भी रहे हम सोल्यूशन अब कर सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चन देते हैं, घर से उसको बना लेना है, ठीक है, फिर इसको और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखते जाओगे। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन है, इसको क्या करना है, बनाना है। अब इसके बाद जो है हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि टाइम तो भी बहुत है। लास्ट क्वेश्चन देख लो। लास्ट क्वेश्चन है आई के पावर में 1204 अब प्लस 1 बटा माइनस आई के पावर में 1204। थोड़ा सा इसको ऐसे कर देते हैं, ठीक है। आई के पावर में 1204 अब प्लस 1 बटा आई के माइनस आई के पावर में 1204 है। तो ये जो हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर का 5 क्वेश्चन हो गया, किस पे, आई पे हो गया, ठीक है ना। अब जो है, अब इस पे कुछ प्रॉपर्टी है वो देख लेते हैं हम लोग। प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी समझ में आएगा क्वेश्चन से। जैसे आई स्क्वायर है, आई क्यूब है, आई 4 है और आई 5, चाहे स्क्वायर से शुरू 1 से लेके चलते हैं। आई के पावर 1, आई स्क्वायर, आई क्यूब और आई के पावर 4। हमको बताना है कि अगर सबको जोड़ेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगा, अगर सबको जोड़ें तो कितना वैल्यू देगा। तो देखो आई के पावर 1 तो आई होता है, आई के स्क्वायर तो -1 होता है, आई के पावर 3 तो माइनस में आई आता है, और आई चार कितना होता है 1। और अगर सबको जोड़ें तो 1 से माइनस और माइनस आई से प्लस आई, इकट्ठे कितना मिला 0। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 4 लगातार पावर को जोड़ें जो आई में हो, मतलब आई के लगातार 4 पावर को अगर जोड़ा जाए तो उसका वैल्यू कितना मिलेगा 0 मिलेगा। इसको लिख लो कि सम ऑफ, लिख लो, लिखो सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव पावर्स ऑफ आई इज इक्वल टू 0। क्या मतलब हुआ इसका, सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव पावर ऑफ आई इज इक्वल टू 0। सम ऑफ 4 consecutive powers of I is equal to 0। इसका यूज है, इसको याद रखना है कि अगर I के पावर में 4 लगातार हो, जैसे I के पावर 63 फिर 64 फिर 65 फिर 66 हो, या फिर I के पावर में 97 98 99 100 हो, लगातार 4 अगर कहीं भी मिले ना प्लस में हो, तो सीधा सीधा हम बिना सॉल्व के आंसर कितना लिख सकते हैं, उसका 0 लिख सकते हैं। अब देखो इसका यूज कहाँ पे आएगा, कैसे इस पे क्वेश्चन बनेगा। तो मान लो क्वेश्चन तुमको निकालने के लिए दे दिया जाए कि बताओ इसका वैल्यू कितना होगा, 97 98 99 और 100, बताओ कितना देगा वैल्यू। तो हम देख रहे हैं कि सब आई के पावर में है, सब प्लस में है और लगातार है कि 97 98 99 100 लगातार है ना, 4 है, 4 लगातार पावर आई के पावर में, आई के में हो और प्लस में है, तो आंसर कितना लिखेंगे उसका 0, बिना सॉल्व किए। सॉल्व करेंगे तो भी 0 आएगा, नहीं करेंगे तो भी 0, क्योंकि सब कट जाए, ठीक है, कहीं भी हो। तो इस पे क्वेश्चन आता है, बहुत पूछता है ऐसा, 4 और आई के पावर में 100। अब पूछता है कि बताओ इसका वैल्यू क्या होगा। आई के पावर में 1 से लेकर कहाँ तक है, 100 तक है। अब पूछ रहा बताओ इसका वैल्यू कितना होगा। सबको अगर जोड़ा जाए तो आई के पावर 1 प्लस आई के पावर 2 प्लस आई के पावर 3 प्लस आई के पावर 4, कहाँ तक जाना है, आई के पावर 100 तक। बताना है कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो देखो इसका मतलब क्या है
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कहाँ तक 100 तक। और हम देखें कि अगर 4 लगातार लेके चलें तो वैल्यू कितना देगा 0। अब 100 को है टोटल 100 को है, तो अगर हम 4 का इसमें बनाए 4 का अगर बनाते जाए पैकेट, तो ऐसा ऐसा कितना पैकेट मिलेगा 25 पैकेट मिलेगा, क्योंकि हमें कहाँ तक पहुंचना है, हमको 100 तक पहुंचना है। तो 4 का कितना पैकेट मिलने वाला है 25। तो पहला पैकेट भी 0 दे रहा है, दूसरा पैकेट भी 0 दे रहा है, तीसरा भी 0 दे रहा है, चौथा भी 0 दे रहा है, और 25 0 है। तो 25 बार 0 को जो अगर जोड़ेंगे तो 25 थोड़े हो जाए 0 ही रहेगा, मतलब इसका वैल्यू कितना मिलने वाला है 0। ठीक है, ऐसे ही अगर कोई दूसरा क्वेश्चन मान लो, इससे पूछता है एक और क्वेश्चन देगा i के पावर 1, i के पावर 2, i के पावर 3 और i के पावर में 102। अब 100 तक नहीं है, कहाँ तक गया है ये 102 तक गया। तो फिर से इसको कैसे बनाएंगे, तो हम देख रहे हैं कि 4 का अगर लेके चले पैकेट तो 0 देगा, तो 1 से लेके 4 तक चल लिए, फिर तुम्हारा 5 से लेकर कहाँ तक 8 तक, तो ऐसे ही पहुंचते गए होंगे कहाँ तक 100 तक। i के पावर 100, i के पावर 101 और i के पावर में 102। तो 100 तक तो 0 हो गया है, 25 पैकेट बना था 4 का, 100 तक तो कर दिया है 0, लेकिन अभी तो ये दोनों बचा हुआ है, वो दोनों तो 0 नहीं हुआ है। इसका मतलब i के पावर 101 तो बचेगा और i के पावर 102 भी बचेगा, क्योंकि इसके लिए तो 4 को नहीं मिला, 103 104 रहता तो ये भी 0 हो जाता, लेकिन इसमें तो 2 ही को बचा हुआ है। तो i के पावर 101 4 से भाग दो, शेष बचेगा 1, तो इधर गया i। 102 है 4 से भाग दो, शेष बचेगा 2, i स्क्वायर होता है -1। तो इसका आंसर कितना मिलने वाला है i -1 मिलने वाला है। तो इस तरीके से इस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो अगर 4 पावर हो i में और जोड़ में लिखा हो तो वैल्यू कितना देना है उसको 0। अब आते हैं गुना में, तो i इंटू आई स्क्वायर इंटू आई क्यूब इंटू i4 का वैल्यू बताना चाह रहे हैं कितना होगा। ठीक है, i गुना आई स्क्वायर गुना आई क्यूब और गुना में i के पावर 4 है, और हम ये जानना चाह रहे हैं कि बताओ इसका वैल्यू कितना होगा। तो अभी देखे थे हम लोग, तो i तो i ही रहता है, आई स्क्वायर -1 हो जाता है, आई क्यूब -i होता है और i4 1 होता है, तो 1 से तो कोई मतलब ही नहीं है। तो i में जब -1 से गुना हो गया तो -i हो गया, ये भी -i है, माइनस माइनस प्लस तो आई स्क्वायर, जो कि कितना हो गया ये हो गया -1। कितना हो गया ये -1 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 4 पावर है और चारों किसमें है गुना में है और लगातार 1 2 3 4 या फिर 5 6 7 8 या फिर 63 64 65 66 हो गया, मान लो 102 103 104 105 हो गया, लगातार होना चाहिए, 4 को पावर में लगातार हो गुना में हो, तो वैल्यू कितना देना है उसका -1 देना है। तो इसको भी लिख लो कि प्रोडक्ट ऑफ 4, वहां सम लिखे थे, यहाँ कितना लिखेंगे प्रोडक्ट मतलब गुना, कि प्रोडक्ट ऑफ 4 कंसेक्यूटिव पावर्स ऑफ i इज इक्वल टू कितना होगा -1 होगा। ठीक है, अब इन दोनों पे कुछ क्वेश्चन देते हैं जिसको बनाना है, साथ ही साथ वो पांचों तो बनाओगे ही, अब उसके साथ साथ ये भी बनाओगे कि i का स्क्वायर है, i का क्यूब है, i का 4 है, और ये जा रहा है तुम्हारा i के पावर में कहाँ तक 50 तक, इसका वैल्यू बताना है। ठीक है, i के पावर में 1 2 3 डॉट i के पावर में 1000, इसका वैल्यू बताना है। i के पावर में 62 64 उसके बाद 66 i के पावर में या फिर इतने तक रहने दो, और i के पावर में है तुम्हारा 68, इसका वैल्यू क्या होगा। और एक और क्वेश्चन लेते हैं 97 98 93 97 98 99 ले लो, और ये हो गया तुम्हारा 100। ठीक है, 4 क्वेश्चन यहाँ से भी मिल गया। इन सबको क्या करना है, हमको बताना है कि सबको अगर मतलब जो भी है इसमें गुना करना है, इसमें जोड़ना है तो गुना करना, वैल्यू कितना मिलने वाला है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ तक हम लोग क्या देखे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में जो आयोटा था, आयोटा का जोड़ घटाव और उसका जो कुछ प्रॉपर्टी था वो देखते थे। आयोटा के आयोटा के पावर में अगर कुछ है तो कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, पावर पॉजिटिव रहे चाहे पावर नेगेटिव रहे, और तो कैसे सॉल्व करना है, और अगर प्रॉपर्टी पे आ जाए कि 4 लगातार पावर हो चाहे 4 लगातार पावर का सम हो या इनटू हो, उस पर कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये तो हो गया आयोटा के बारे में, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोग बात किसके बारे में करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बात करते हैं,
जो इमेजनरी नंबर था, प्योरली इमेजनरी था, तो उसका कंसेप्ट जो था वहीं तक था, ठीक। तो वो जब हो जाए तो उसके बाद हम किसमें आते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में आते हैं। अब देखो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, ये रियल और इमेजनरी दोनों का सम्मिलित रूप है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, रियल और इमेजनरी दोनों का सम्मिलित रूप है। शायद यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, हम लिख लेते हैं फिर से, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, रियल और इमेजनरी दोनों का एक साथ सम्मिलित रूप है। इसमें रियल भी होगा और इमेजनरी भी हो, दोनों होगा। और इसको दिखाते किससे हैं, जेड से दिखाएंगे। और इसका जो लिखने का तरीका होता है वो होता है a प्लस आई बी। कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे लिखते हैं, z इज इक्वल टू a प्लस आई बी। अब z को कुछ कुछ लोग ऐसे लिखता है, क्योंकि जो एबीसीडी वाला z है तो वही, लेकिन थोड़ा सा स्पेशल है, इसलिए कुछ ऐसा ऐसा कहीं सिंबल बना देगा, कहीं ऐसे बना देगा, तो वो अपने ऊपर है, ठीक है, जिसको जैसा मन करता है ऐसे जनरली लिखा जाता है। तो मन के तो लिखो, नहीं मन के तो दिक्कत नहीं। तो z जो होगा a प्लस आई बी होगा, इससे हम कॉम्प्लेक्स नंबर को दिखाते हैं। अब इसमें a क्या है, आई बी क्या है, तो यहाँ जो a है और ये जो b है ना, वो कैसा नंबर होगा, रियल नंबर होगा। ये जो सिंबल होता है इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू कहने का मतलब ये है कि a और b दोनों कैसा नंबर है, रियल नंबर के क्षेत्र से ही आ रहा है। बिलोंग्स टू का मतलब यही होता है। a और b कैसा नंबर होना चाहिए, रियल। कहने का मतलब a का वैल्यू 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 5 हाफ रूट 2 कुछ भी हो सकता है। वैसे ही b भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जो भी मेरा रियल था -∞ से +∞, वो कुछ भी हो सकता है a और b। और ये जो i है, तो i तो भी हम लोग देखे थे, i क्या होता है, √-1, लेकिन हम इसको i ही लिख के चलेंगे, i स्क्वायर रहेगा तो -1 लिख के चलेंगे, ठीक है। ये चीज है, मतलब दुनिया में अगर कोई भी नंबर जो इस रूप में लिखा हुआ है उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। जैसे एग्जाम्पल, z लिखा हुआ है 3 + 4 है। अब बताना है कि क्या ये नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो देखते हैं। तो a की जगह 3 है, i की जगह i तो है ही, अब b की जगह 4 है, मतलब और 3 4 तो रियल होता ही है। इसका मतलब जो नंबर लिखा हुआ है 3 + 4i, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो दूसरा नंबर लिखते हैं 3 - 4i। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर है कि नहीं है, तो a की जगह मिलेगा 3, अब b की जगह मिलेगा कितना इस बार, -4। अब -4 का है चाहे +4 का है, वो तो रियल तो होता ही है, और i की जगह तो i है ही। इसका मतलब ये नंबर भी कैसा नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर है। एक और नंबर लेते हैं, √2 - 1/√2i। अब ये बताओ कि कॉम्प्लेक्स नंबर है कि नहीं। a की जगह √2, b की जगह -1/√2, तो √2 लिखे, चाहे -1/√2 लिखे, होता तो रियल ही है। तो इसका मतलब ये नंबर भी कैसा है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। कहने का मतलब ये है कि दुनिया में जितना सारा नंबर है, चाहे वो रियल हो चाहे इमेजिनरी हो, सब क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। जैसे अगर z हम सिर्फ 5 लिखें, अब बताएं कि ये रियल है, सॉरी ये कॉम्प्लेक्स नंबर है कि नहीं। 5 जो होता है वो तो रियल होता है, 1 2 3 4 5 कैसा नंबर है, रियल। लेकिन हम यहाँ ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो है कॉम्प्लेक्स है कि नहीं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में इसको हम लिखेंगे, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 5 + i गुना 0, i गुना 0 तो खत्म हो जाएगा। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसका मतलब a का वैल्यू मिलेगा 5, अब b का वैल्यू मिलेगा 0, i की जगह i है, और 5 और 0 दोनों रियल तो होता ही है। इसका मतलब ये हुआ कि जो z = 5 जो लिखा हुआ था ना, वो भी क्या था, कॉम्प्लेक्स नंबर था। अच्छा एक और नंबर लेते हैं, सिर्फ i लेते हैं। अब बताना है कि कॉम्प्लेक्स है कि नहीं। तो i को हम कैसे लिख सकते हैं, 0 + 1 गुना i, नहीं लिख सकते हैं। इसका मतलब a का वैल्यू 0, अब b का वैल्यू 1, तो इस फॉर्म में तो लिखा ही गया। इसका मतलब ये भी कैसा नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। 0 सिर्फ 0 होगा कि नहीं होगा, तो 0 + i गुना 0, a भी 0 है b भी 0 है, दोनों जो 0 है तो a और b 0 है, तो कोई दिक्कत नहीं है, 0 तो रियल नंबर होता ही है। इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया में कोई भी नंबर जो a + ib के रूप में लिखा जा सके, वो कैसा नंबर होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। ये इसका डेफिनेशन होता है, अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ a + ib इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। अब यहाँ जो a है जिसमें i नहीं लगा हुआ है, ये जो a है इसका एक नाम होता है, और इसको हम लोग कहते हैं रियल पार्ट ऑफ z, और इसको डिनोट करते हैं REZ से। REZ, रियल पार्ट ऑफ z। इसका जो रियल वाला हिस्सा है, जो इमेजिनरी वाला हिस्सा नहीं है, जिसमें i लगा हुआ नहीं है, वो कौन है, a है। और ये जो b है ना, ये जो b है इसको हम लोग पढ़ेंगे इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z।
और इसको दिखाएंगे हम लोग किससे, आई एम जेड से, आई एम जेड से। ऐसा क्यों? अब किसी के मन में सवाल आएगा कि हम आई को क्यों नहीं लिखे इमेजनरी में, तो आई को हम इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि इमेजनरी पार्ट तो हम कहीं दिए, इमेजनरी पार्ट का नाम ही अगर हम दे देते हैं इसका मतलब है कि इमेजनरी है, उसमें आई लगा हुआ है। इमेजनरी नाम का मतलब है कि उसमें आई लगा हुआ है पहले से, तो हमको आई को फिर से दिखाने की जरूरत नहीं। तो अगर हमसे कोई पूछे कि बताओ इस क्वेश्चन में रियल पार्ट कितना है, तो ए, और इमेजनरी पार्ट पूछे तो हम कितना कहेंगे, बी। मतलब जिसमें आई लगा हुआ है वही वाला इमेजनरी पार्ट, और जिसमें आई नहीं लगा हुआ है वो वाला कौन सा होगा, रियल पार्ट होगा। तो इसको लिख लो, फिर क्वेश्चन देखते हैं इसमें। जैसे z दिया हुआ 3 प्लस 4 है, पूछेगा बताओ इसका रियल पार्ट कितना है और इमेजनरी पार्ट कितना। तो रियल पार्ट 3 क्योंकि इसमें आई नहीं लगा हुआ है, इमेजनरी पार्ट 4 क्योंकि इसमें आई लगा हुआ है। तो जो रियल पूछे जिसमें आई नहीं लगा हुआ है, इमेजनरी पूछे जिसमें आई लगा हुआ है, कोई दिक्कत, आई का मतलब आई होता। एक और क्वेश्चन लेते हैं, मान लो 4 माइनस 1 आई लिखे चाहे आई लिखे बात तो बराबर है। अब इसका बताओ रियल पार्ट कितना होगा, तो रियल पार्ट बताओ कितना होगा, तो जिसमें आई नहीं लगा तो 4, और इमेजनरी पार्ट कितना होगा, तो इमेजनरी पार्ट आई नहीं लिखेंगे, आई नहीं लिखते हैं इमेजनरी पार्ट, ए प्लस आई बी में सिर्फ बी होता, आई नहीं होता। आई के साथ है कितना, -1, तो इमेजनरी पार्ट कितना होगा, -1 हो गया। जैसे क्वेश्चन ले लो, जेड है तुम्हारा 5 प्लस 2i लिखा हुआ, या 5 माइनस 2i लिखते हैं। अब ये बताओ इसका रियल पार्ट कितना है, तो रियल पार्ट कितना हो जाएगा 5, और इमेजनरी पार्ट कितना हो जाएगा, तो -2 हो जाएगा। एक और क्वेश्चन है 5 लिखा हुआ है, अब बताना है इसका रियल पार्ट कितना होगा, इमेजनरी पार्ट कितना होगा, सोच के बताओ। तो रियल पार्ट कितना होगा, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 5 प्लस आई गुना 0, तो इसका मतलब रियल पार्ट 5 हो गया और इमेजनरी पार्ट 0 हो गया। और अगर क्वेश्चन ऐसे लिखा होता सिर्फ 0 लिखा होता, तो बताना है इसका रियल कितना होगा, इमेजनरी कितना होगा। तो रियल कितना हो गया 0, और इमेजनरी भी इसमें तो है ही नहीं, तो इमेजनरी भी 0 है। अच्छा z इक्वल टू 4i लिखा हुआ है, बताओ इसका रियल कितना होगा, इमेजनरी कितना होगा। तो 4i का मतलब तो सिर्फ इमेजनरी है, रियल तो है ही नहीं, मतलब 0 प्लस 4i लिखा हुआ, इसका मतलब इसमें जो रियल वाला हिस्सा था वो 0 था, और इमेजनरी कितना है 4 है। तो कुछ भी क्वेश्चन है हम लोग निकाल सकते हैं कि रियल कितना होगा और इमेजनरी कितना होगा। जैसे एक और क्वेश्चन लेते हैं, z इक्वल टू है 3i माइनस 4, और बताना है कि इसका रियल कितना है और इमेजनरी कितना है। सोच के बताओ, तब तक हम थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। थ्री आई माइनस 4 है, कितना होगा रियल पार्ट 3 होगा, और इमेजनरी कितना होगा -4 होगा, ठीक ना। रियल 3 और इमेजनरी -4, और अगर ऐसा बोलोगे तो गलत हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आई जो है 3 के साथ लगा हुआ है, इसका मतलब रियल 3 नहीं है, इसका इमेजनरी वाला हिस्सा 3 है, और जो इसका रियल है जिसमें आई नहीं लगा हुआ है वो कितना है -4। ये ध्यान देना है। तो रियल इमेजनरी पहचानने आ जाएगा, रियल पार्ट कितना है और इमेजनरी पार्ट कितना है, तो ये जब पहचानने आ जाएगा तो अब हम आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के प्रॉपर्टी पे। इसका कुछ प्रॉपर्टी होता है, जो रियल नंबर का प्रॉपर्टी है वही इसका भी प्रॉपर्टी है, कि क्लोजर होगा, कम्यूटेटिव होगा, एसोसिएटिव होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव होगा, आइडेंटिटी आएगा, इनवर्स आएगा, सब होता है इसमें, ठीक है ना, जो रियल का था सेम है। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी क्लोजर, क्लोजर लॉ हम बात कर रहे हैं किसके लिए, एडिशन के लिए। किसके लिए बात करना है, एडिशन प्लस के लिए, जोड़ने के लिए। तो क्लोजर का मतलब क्या होता है, क्लोजर लॉ का मतलब क्या होता है, जैसे 2 + 3 = 5, ये 2 रियल नंबर है, रियल छोड़ो, क्या ये 2 नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है, क्या ये 3 नेचुरल नंबर है, बिल्कुल है, और इन दोनों को जोड़े हैं तो जो 5 आया क्या वो भी नेचुरल है, बिल्कुल है। इसका मतलब ये हुआ कि नेचुरल को अगर नेचुरल के साथ जोड़ें तो नेचुरल मिलेगा। तो इसी प्रॉपर्टी का नाम होता है क्लोजर, कि अगर सेम गुण वाले से जुड़े और सेम गुण वाला ही चीज मिले तो हम उसको कहते हैं कि कैसा नियम है वो, क्लोजर लॉ को फॉलो कर रहा है। अब देखो माइनस का केस लेते हैं, 2 - 3 = -1, क्या 2, चलिए तो हम लोग क्या देख रहे थे, क्लोजर लॉ को देख रहे थे। क्लोजर लॉ का मतलब क्या होता है,
कि अगर सेम गुण वाले से जुड़े और सेम गुण वाला मिले, मतलब यहाँ नेचुरल था, ये भी नेचुरल था तो नेचुरल मिला। प्लस के केस में, अगर माइनस के केस में बात करते हैं कि क्लोजर है कि नहीं है, तो एक नंबर लिए 2 जो कि नेचुरल था, एक नंबर लिए 3 वो भी नेचुरल था, दोनों को माइनस किए -1 मिला, लेकिन ये जो -1 है वो नेचुरल नहीं मिला। इसका मतलब नेचुरल में से नेचुरल को घटाएं तो नेचुरल नहीं मिल रहा, तो हम ये कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर का जो सब्ट्रैक्शन है, जो कि घटाओ डिफरेंस, ठीक है ना, वो क्लोजर को फॉलो नहीं करता। तो क्लोजर का मतलब बस इतना ही था कि अगर सेम सेम जोड़ेंगे तो सेम मिलना चाहिए, ठीक है। तो कोई क्लोजर कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में क्या होगा कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ा जाए, Z1 और Z2 को जोड़े तो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिले, तो हम ऐसे नियम को कहते हैं कि क्लोजर है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर जोड़ेंगे ना तो कॉम्प्लेक्स ही मिलेगा। जैसे 2 + 3i है और इसको हम जोड़ लेते हैं 3 + 4i से, तो ये मिल जाएगा 2 + 3 5, और आई वाले के साथ 3 + 4 7 है, तो ये भी तो कॉम्प्लेक्स नंबर मिला। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का जोड़ कॉम्प्लेक्स नंबर को, घटाव भी कॉम्प्लेक्स होता है, गुना भी कॉम्प्लेक्स होता है, भाग भी कॉम्प्लेक्स होता है, भाग में नीचे 0 नहीं होना चाहिए। लेकिन हमें आप प्लस के बारे में बात कर रहे थे, तो प्लस के केस में कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर का प्लस जो होगा, एडिशन जो होगा, वो क्या होता है, क्लोजर होता है। मतलब ये कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ा जाए तो क्या मिलेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा। इसी प्रॉपर्टी का नाम था क्लोजर लॉ। हम बात करते हैं एडिशन के लिए। क्लोजर के बाद है कम्यूटेटिव। क्लोजर के बाद है कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। कम्यूटेटिव क्या होता है, एडिशन के लिए बात कर रहे हैं, 2 में 3 जोड़े चाहे 3 में 2 जोड़े, बात तो बराबर है। तो कम्यूटेटिव भी यही कहता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर अगर Z1 और Z2 है तो Z1 में Z2 जोड़ो चाहे Z2 में Z1 जोड़ो, बात बराबर होगा। जैसे 2 + 3 आई है और एक मान लेते हैं यहाँ पे 4 + 5 आई, तो इन दोनों को जोड़े, पहले 4 + 5 आई लिखे चाहे बाद में 2 + 3 लिखे, बात तो बराबर है, क्योंकि हम तो 2 में 4 जोड़ेंगे, आई में आई जोड़ेंगे, ठीक है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये था इसका कम्यूटेटिव लॉ एडिशन के लिए। तो क्लोजर हो गया, कम्यूटेटिव हो गया। एसोसिएटिव है, एसोसिएटिव क्या करता है कि 2 + 3 + 5 और 2 + 3 + 5, कोई फर्क नहीं पड़ता, इन दोनों को पहले जोड़े 5 को बाद में जोड़े, या फिर इन दोनों को पहले जोड़े 2 को बाद में जोड़े, कोई फर्क उससे पड़ने वाला नहीं। तो ऐसे ही 3 कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z1 है, Z2 है, Z3 है, हम इन दोनों को पहले जोड़े और उसमें फिर Z1 जोड़े, या फिर हम Z1 Z2 को जोड़ के बाद में Z3 जोड़ते हैं, कोई फर्क उससे पड़ता नहीं। तो ये जो नियम है, इसका नियम का नाम होता है एसोसिएटिव, ठीक है। अब यही तीनों गुना में भी चलेगा, तो गुना में क्लोजर के लिए क्या हो जाएगा कि Z1 गुना Z2 जो होगा, Z3 अगर आ रहा है, अगर ये कॉम्प्लेक्स तो ये भी क्या होगा, कॉम्प्लेक्स, ये है क्लोजर का। कम्यूटेटिव में क्या होगा कि Z1 गुना Z2 है तो ये Z2 गुना Z1 के बराबर होगा, दोनों। ऐसा इसका जो एसोसिएटिव हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि Z1 है, Z2 है, Z3, पहले इन दोनों को गुना कर लो, बाद में इसको गुना करेंगे, या फिर Z1 Z2 को पहले गुना करें बाद में Z3 करें, कोई फर्क उससे पड़ने वाला नहीं है। ये था किसका, क्लोजर, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। N2 के लिए ये सब उतनी यूज की चीज है नहीं। इसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटिव, इसी में जो आता है डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना है, ठीक है। बांटने का मतलब ये हुआ कि अगर हमको 2 से गुना करना है 3 + 5 में, तो कैसे लिखेंगे, 2 गुना 3 और 2 गुना 5, यही ना करेंगे। तो सेम वही चीज यहाँ भी है, अगर Z1 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसको गुना करना है Z2 और Z3 में, तो Z1 गुना Z2 पहले लिखाएगा और फिर Z1 गुना कितना लिखाएगा, Z3। कोई इसमें दिक्कत वाली बात तो है नहीं। जो रियल नंबर के इससे कोई इसमें गुना होगा, इससे कोई इसमें गुना होगा, जो होता है वही होगा। ये था नियम पूरा डिस्ट्रीब्यूटिव। अब इसमें यूज क्या पड़ेगा, तो यूज आएगा जो भी बताने जा रहे हैं वो, जो कि होता है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी दो टाइप का, एडिटिव और दूसरा होगा मल्टीप्लिकेटिव। इसका नाम हम दे दे रहे हैं एडिटिव, मतलब जोड़ने का आइडेंटिटी, और ये है मल्टीप्लिकेटिव। ये दोनों यूज का चीज है। तो एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर Z A + IB है तो इसका एडिटिव आइडेंटिटी कितना होगा और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कितना होगा। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब पहले समझो, आइडेंटिटी होता है कि वैसा चीज जो Z में जोड़े, अगर जोड़ने का कहे तो जोड़े और गुना करने के कहे तो गुना करेंगे, तो जोड़े चाहे गुना करे Z पे कोई असर नहीं पड़े, Z का पहचान जो है चेंज
नहीं होना चाहिए। जेड जैसा पहले था वैसे ही बाद में भी होना चाहिए, तो उसी को हम कहेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट। अब जोड़ना है तो जेड पहले से कुछ है, इसमें हम क्या जोड़े कि जेड पे कोई फर्क नहीं पड़े। अब गुना के केस में जेड है, इसे हम किससे गुना करें कि जेड पे कोई फर्क नहीं पड़े, यही बताना। तो जेड में हम क्या जोड़ देंगे कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जीरो, ताकि उसको कोई फर्क नहीं पड़े। इसका मतलब जीरो जो है वो क्या कहलाएगा, इसका एडिटिव आइडेंटिटी कहलाएगा। नोट में एक बात लिख लो कि दुनिया का चाहे कैसा भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो, जीरो ही आंसर होगा हमेशा जब पूछा जाएगा एडिटिव आइडेंटिटी। तब दुनिया में चाहे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो, हमेशा उसका एडिटिव आइडेंटिटी कितना होता है, जीरो होता है, क्योंकि जीरो ही एक ऐसा नंबर है जिसको उसमें जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर हम मल्टीप्लिकेटिव की बात करें तो इसमें हम जेड में कितना से गुना करेंगे, जेड ही रह जाएगा, तो 1 से। इसका मतलब दुनिया में चाहे कोई भी नंबर, कैसा भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो, उसका आंसर जो होगा हमेशा कितना आएगा, 1। कब एडिटिव पूछे कि मल्टीप्लिकेटिव पूछे, जब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी पूछेगा तब, और एडिटिव पूछेगा तो जीरो, और मल्टीप्लिकेटिव पूछेगा तो 1। ये हमेशा फिक्स होता है, ये कभी चेंज नहीं होता। अगर हमसे पूछे कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 + 3 आई, बताओ उसका एडिटिव आइडेंटिटी कितना होगा, तुम जीरो कहेंगे। कहीं पूछे कि 5 + 4 आई तो भी हम जीरो कहेंगे, सिर्फ 5 कहेगा तो भी हम जीरो कहेंगे, कुछ भी कहे हम जीरो कहेंगे हमेशा। अब जीरो कहने का मतलब 0 + i जीरो है, क्योंकि हम a + i भी के रूप में पढ़ रहे हैं ना कॉम्प्लेक्स को, तो हम इसको जीरो कहेंगे, चाहे 0 + i जीरो कहेंगे। अब यहाँ 1 की जगह हम 1 + i गुना जीरो भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों हमेशा फिक्स होता है, ये चेंज नहीं होता है। दुनिया का कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो, उसका एडिटिव आइडेंटिटी हमेशा 0 + i जीरो होगा, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 + 0 i होगा। आइडेंटिटी कहेगा तभी, ये ध्यान देना। तो आइडेंटिटी अगर समझ में आ गया, तो अब बात करते हैं हम लोग इनवर्स की। इनवर्स, और यहां से क्वेश्चन तुम्हारा पूछता है इनवर्स। तो इनवर्स में भी दो टाइप का, पहला हो गया तुम्हारा एडिटिव, और दूसरा हो गया गुना के केस का मल्टीप्लिकेटिव। एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। फिर से वही, ये जेड है प्लस में है बराबर, यहाँ जेड है गुना में कोई चीज है बराबर। एडिटिव इनवर्स क्या, इनवर्स का मतलब होता है उल्टा। उल्टा जोड़ने के केस में उल्टा कितना होगा, 2 को उल्टा -2, 3 को उल्टा -3, 4 को उल्टा -4। कहने का मतलब यह है कि जेड में ऐसा कोई चीज जोड़ना है ताकि इसका एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए, और एडिटिव आइडेंटिटी जीरो होता है। तो जेड में हम क्या जोड़ेंगे कि जीरो मिलेगा हमेशा। कितना जोड़ेंगे, तो -z जोड़ेंगे। इसका मतलब सीधा देखो ना कि जेड का उल्टा कितना है, -z। 2 का उल्टा कितना होगा, -2। 3 का उल्टा -3, 4 का उल्टा -4, प्लस माइनस के केस में। तो जेड अगर कुछ भी दे सीधा सीधा माइनस लगा दोगे, 2 + 3 है तो -2 + -3 है। जैसे क्वेश्चन दे जेड लिखा हुआ है तुम्हारा 4 + 3 है, अब पूछ रहे हैं कि इसका बताओ एडिटिव इनवर्स कितना होगा, तो आंसर लिखेंगे डायरेक्ट -z, जो कि हो जाएगा -4 और -3, दोनों में माइनस लगा देंगे। अब मान लो क्वेश्चन में हम पहले से माइनस होता, यहाँ प्लस हो जाता, कोई दिक्कत। क्वेश्चन कुछ भी रहे, जेड है -z कर देंगे, वो उसका हो जाएगा एडिटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव क्या है, तो गुना भाग के केस में उल्टा कितना होता है, 2 का उल्टा 1/2, 3 का उल्टा 1/3, 4 का उल्टा 1/4, तो जेड का उल्टा 1/z। तो क्वेश्चन कुछ भी रहे, पूछे कि बताओ जेड जो दिया हुआ है 1 + i दिया हुआ है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना होगा, तो आंसर कितना हो जाएगा 1/1 + i। सीधा उल्टा कर देना, ये हो गया इसका आंसर। अब इसको सॉल्व करेंगे आगे, लेकिन हम लिखेंगे कितना 1/z। तो कहने का मतलब ये है कि एडिटिव इनवर्स पूछेगा तो अगर क्वेश्चन कुछ भी दिया है उसमें माइनस से गुना कर लो, मतलब -z वो उसका एडिटिव इनवर्स होता है, और z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना होगा, तो 1/z होगा। अब माइनस से गुना करने में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 1/z को सॉल्व करना थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। अब माइनस से गुना करने में कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी देगा माइनस से गुना करके आंसर लिख लेंगे, तो इसमें दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर हमको निकालना हो मल्टीप्लिकेटिव, थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, तो ध्यान देना मल्टीप्लिकेटिव निकालना है। क्या निकाल रहे हैं हम लोग, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है जेड जो कि दिया था a + ib, ठीक है। तो आंसर बताओ इसका क्या होगा, आंसर तो हो जाएगा 1/z, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव होता है 1/z उल्टा, मतलब कितना आता है 1/a + ib। अब ये इसका आंसर होने वाला है 1/a + ib, लेकिन चूंकि कॉम्प्लेक्स तो a + ib के रूप में होता है, 1 के नीचे तो ऐसा कुछ लिखते नहीं है,
तो इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। और सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि नीचे में अगर a प्लस आई बी है ना, तो इसको a माइनस आई बी से गुना और a माइनस आई बी से भाग देते हैं। क्या करते हैं? a माइनस आई बी से गुना और a माइनस आई बी से भाग देते हैं। इससे फायदा ये होता है कि ऊपर में ये a माइनस आई बी हो जाएगा और नीचे में a प्लस बी और a माइनस बी, कहने का मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस आई बी का स्क्वायर, क्योंकि वहां तो आई बी है, तो a स्क्वायर ये हो जाएगा आई स्क्वायर बी स्क्वायर, a स्क्वायर आई स्क्वायर माइनस वन होता है तो इसको प्लस वन बना देगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। इसी को अलग अलग हम लिख लेंगे तो यह आ जाएगा तुम्हारा a बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आई बी के नीचे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हो गया इसका आंसर। किसका? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स रहेगा तब। तो क्वेश्चन है a प्लस आई बी, अब पूछेगा इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना होगा, तो हम लिख लेंगे a माइनस आई बी, a माइनस आई बी और नीचे में भाग दे देंगे इसी में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जैसे क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन है कि फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z बराबर 3 प्लस 4, तो आंसर कितना हो जाएगा बताओ? 1/z हो जाएगा इसका आंसर। 1/z का मतलब 1/3 प्लस 4i। अब उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? 3 माइनस 4i से गुना, 3 माइनस 4i से भाग, तो ऊपर तो हो जाएगा 3 माइनस 4i और नीचे में a प्लस आई बी और a माइनस आई बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेकिन चूंकि आई भी है ना, तो आई स्क्वायर जो माइनस वन होता है ना, वो उसको प्लस बना देता है, सीधा सीधे प्लस हो जाता है। 3 के स्क्वायर 4 के स्क्वायर, तो 9 प्लस 16 हो जाएगा 25। इसका मतलब 3/25 और 4i/25 हो गया, ये आंसर हो गया इसका। तो इतना तरीके से बनाए, चाहे हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके बना ले, बात वही रहेगा। डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कैसे करेंगे बताओ? तो 3 प्लस 4i था, निकालना है इसका मल्टीप्लिकेटिव। याद रखना कि जो i वाला है उसके साइन को बदलना है, i प्लस में है तो i हम माइनस में लिख रहे हैं, तो आंसर कितना हो जाएगा? 3 माइनस 4i, नीचे में 3 के स्क्वायर 4 के स्क्वायर 25, मतलब 3/25 और 4/25i। समझ में आया कि नहीं है? मल्टीप्लिकेटिव पूछा, a प्लस आई भी था, निकालना है मल्टीप्लिकेटिव। यहाँ प्लस में है तो हम माइनस में लिख लेंगे, पहले सीधा सीधा माइनस में लिख लेंगे और उसी में भाग दे देना है इसके a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, और इसको बाद में अलग अलग कर लेंगे, इसका मल्टीप्लिकेटिव निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या देखें कि हम एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स दोनों ही निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद टाइम ज़्यादा होता है, ज़्यादा तो टाइम हो चुका है, तो आज के लिए हम लोग बस इतना ही बात करते हैं। फिर अगले क्लास में हम लोग देखेंगे इसका जोड़ घटाव गुणा और भाग देखेंगे, और फिर से आगे देखेंगे इसका कॉम्प्लेक्स नंबर का ज्योमेट्री का टॉपिक है वो सब देखेंगे। ठीक है, जिसमें पोलर आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, सब देखेंगे अच्छे से। मिलते हैं फिर।